जी, हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान बैठे हैं, जो माशाअल्लाह अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं और मैं इनकी तारीफ़ क्या करूँ, आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बराह रास्त आते हैं मेरे ख़्याल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप, खैरियत वालेकुम से हैं? अस्सलाम सर। थोड़ा-सा अपना तारुफ़ आप खुद करवा दीजिए पहले। तो मेरा तो बड़ा मुख्तसर सा तारुफ़ है। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर फ़ैयाज़ आलम सिद्दीकी। बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे शुरू से जो है वो सोशल वर्क का शौक़ था। तो मैं फिर सोशल वर्क में आ गया और मैंने मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम किया है। मुख्तलिफ़ एनजीओज़ के साथ काम किया है और इस्लामी जमीयत तलबा में था मैं स्टूडेंट लाइफ़ में, जब मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में गया। वैसे मैंने मेरी स्कूलिंग थी गवर्नमेंट स्कूल्स की, फिर नेशनल कॉलेज था कराची का, उससे मैंने इंटर किया था। फिर मेरा दाखिला हो गया एसएन मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे जाके मैं इस्लामी जमीयत तलबा मुझे जॉइन करने का मौका मिल गया। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो है मेरे क्लास फेलोज़ थे, उनमें से एक डॉक्टर असद चुग़ताई हैं, तो उन लोगों ने पकड़ लिया, अपने रब्त में रख लिया। तो हमें तो नहीं पता था रब्त क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले, सीनियर भी और जूनियर भी, क्लास फेलोज़ भी, जिनकी वजह से मैं जमीयत में आ गया। जमीयत में मैं रफ़ीक बन गया 86 में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जी। पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूँ कि बहुत ही इंकिसारी से काम ले रहे हैं ये। और डॉक्टर साहब को देखता हूँ तो मुझे एक वो य लतीफ़ा याद आता है, और वो ये है कि किसी साहब ने एक महफ़िल में पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया ये कि भई मेरी बहुत अच्छी नर्सरी है और हमारा सब कुछ ये है, श्रीलंका से पौधे मँगवाते हैं। उनका उसके अलावा कहेंगे उसके अलावा हमारे एक मुर्ग़ी खाने वग़ैरह हैं, हर किस्म के करते हैं। कहेंगे उसके अलावा कहेंगे होटल चलते हैं कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, सारा पूछने लगे, इसके अलावा कुछ करते हैं? तो मैंने कहा हाँ, इसके अलावा भी कुछ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि आप शायद पीआईए में हैं? कह रहे हाँ, मैं पीआईए के चेयरमैन भी हूँ। तो बुनियादी तौर पे जो है फैयाज़ साहब डॉक्टर हैं, लेकिन माशाअल्लाह जो इन्होंने एक इनकिसारी, मैं आपकी बात क स आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, जो मैंने सीखा ज़िंदगी में, उसकी अमली तफ़सीर मैंने डॉक्टर साहब में देखी है। आपको याद होगा एक होते थे हमारे एमएनए मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब, बिल्कुल सर। अब्बू के दोस्तों में से थे, और ये माशाअल्लाह। 50-60 साल पुरानी बात है, हमारे घर आना-जाना था उनका। तो एक जुमला उन्होंने मुझसे कहा था, और जुमले की तफ़सीर मैंने देखी है आपकी ज़ात के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, और शुक्रिया। वो जुमला ये था कि कामयाबियों की कोई इंतहा नहीं है, अगर आदमी फ़िक्र करना छोड़ दे कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। तो भी जैसे गुफ्तगू आपको चलेगी, तो आपको मालूम ये होगा कि क्रेडिट लेने के शौकीन नहीं है, लेकिन मैंने इनको आमादा किया है कि बताएँ, ताकि दूसरे लोग ये समझें इस चीज़ों को, कि क्रेडिट लिए बगैर भी इस दौर में कितना काम हो सकता है। मैं गलती पर तो नहीं हूँ? आप तो शायद 90 के पड़ोस में थे? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारी ज़िंदगी वहीं रहे हैं एरिया में, बिल्कुल। और कम्प्रिहेंसिव स्कूल से पढ़े भी थे? नहीं, मैं गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल था। मैं अच्छा, बताता अच्छा, हूँ अच्छा। आपको कि देखें, हम लोग असल में ना हमारी फैमिली यहाँ आई 1974 में ईस्ट पाकिस्तान से, यानी उस अच्छा, वक़्त अच्छा, अच्छा, बांग्लादेश अच्छा। बन जी, चुका था, जी, जी, ज़ाहिर जी, है। जी, जी। बेसिकली हमारी फैमिली का ताल्लुक है बिहार से, यानी मेरी जी, जी, वालदा जी, जी। और वालिदा गया की रहने वाली थीं, वालिद जो है पटना के थे। वालिद साहब रेलवे में थे, तो वालिद और वालदा चले गए थे मशरक़ी पाकिस्तान। समझ वहाँ गया वो मैं। चट्टागांव में रहे, फिर सैदपुर में रहे। उनकी पोस्टिंग हो गई सैदपुर में, एक जी, छोटा-सा जी। टाउन था, जो उर्दू स्पीकिंग लोगों का टाउन कहलाता था वो, जी, 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 अक्सरियत जी, थी, जी, गालिब बिल्कुल, हाँ। अक्सरियत। वहाँ हम रहते रहे, फिर वो 1971 का हादसा हो गया, उसके बाद भी हम वहाँ रहे, और 1974 में यहाँ पर आना आपने तो हुआ सारी हमारा। गुफ्तगू का रुख ही फेर दिया, क्योंकि आपकी शख्सियत का ये हिस्सा में ये इल्म नहीं था कि अच्छा, आप लोग अच्छा। माशाअल्लाह वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में उस मौके मौजूद थे, जब वो हादसा हुआ था। तो क्यों ना हम वहाँ से यादें ताज़ा करें इसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 71 में क्या हुआ था जब ये ईस्ट पाकिस्तान फॉल हुआ था? देखिए, 1971 में मैं तो ख़ैर छोटा था काफ़ी, लेकिन मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं बहरहाल। यानी मुझे याद है कि आखिरी जो 71 में जो 23 मार्च आया था, जी। 23 मार्च को हमारे घर पे, हमारा रेलवे का बंगला था, बहुत बड़ा बंगला था, उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा था। जबकि 23 मार्च को चंद ही मकानात पे झंडा लगा था पाकिस्तान का। लेकिन मेरे वालिद साहब, बड़े भाई वग़ैरह जो है ना, वो बहुत ज़ाहिर है कि जी कमिटेड लोग थे, तो झंडा लगा था बहुत बड़ा हमारे घर पे। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है 25 और 26 की रात को, यानी 25 की रात को ऑपरेशन हुआ है ना, जी, जी, जी। लेकिन वो ऑपरेशन बेसिकली ढाका से शुरू हुआ था, और हुँ। हमें तो पता भी नहीं चला, ना उस ज़माने में टेलीफ़ोन इतना कॉमन था, ना कोई और ज़रिया था, तो ना सोशल मीडिया था, ना सैदपुर कहाँ, ढाका कहाँ, तो कम्युनिकेशन भी नहीं थी। तो 25 और 26 की रात को वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया फ़ौज ने। लेकिन उससे थोड़ा-सा पहले जो है ना जाना पड़ेगा, यानी 2 या 3 मार्च को, जी, जी। जब याह्या खान साहब ने
लेकिन ये सब बातें वो हैं जो मैंने बाद में पढ़ी हैं जी, जी, या जी, सुनी जी, है जी, अपने बिल्कुल सही बात बुजुर्गों है। से, जी, बड़ों से। सर जब वो 25-26 जब पहली या दूसरी तारीख को जो है ना, याह्या खान साहब जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि असेंबली का इजलास मुलतवी हो गया है। जी, तो अब तो खैर बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं जिनमें हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखी हुई है। मुजीबुर रहमान ने कहा, उस ज़माने में एडमिरल एहसन थे, गवर्नर थे मशरक़ी पाकिस्तान के। उनसे उसने कहा कि भई आप इतना करें कि नई डेट ले दें। इनसे कहें कि भई इन्होंने ऐलान तो कर दिया है लेकिन अगली डेट का ऐलान कर दें। अब यहाँ पता नहीं क्या सिलसिला चल रहा था, तो इन्होंने नई डेट अनाउंस नहीं की, तो मुजीबुर रहमान ने बड़ा रिएक्ट किया। क्योंकि वो तो बिल्कुल यानी तैयार बैठे थे ना कि भई उनको वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे। इससे पहले याह्या खान साहब ऐलान कर चुके थे कि मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान होंगे। जब ये जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कि भई असेंबली का इजलास मुलतवी हो गया है, तो अवामी लीग के जो शिद्दत पसंद लोग थे, जो शायद पहले से भारत से राब्ते में होंगे, उन्होंने जो है ना बड़ा रिएक्शन किया। अच्छा, उनको सामने जो सॉफ्ट टारगेट नज़र आया वो बिहारी नज़र आए, या बिहारियों के अलावा थोड़े से उर्दू स्पीकिंग लोग और थे, वो बिहारी नहीं थे, मुख्तलिफ इलाकों के थे। और तो मुहिब उनके वतन बंगाली भी तो थे ना, जो कि उस ज़माने उस में ज़माने में सर देखें उनका जो टारगेट बने ना, वो बंगाली नहीं बने वो। हुँ, हुँ, इसलिए कि उस हुँ, ज़माने वो वाली सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी, वो बाद में पैदा हुई है। उन्होंने क्या किया कि ढाका में और चिटागांग में जो है ना बिहारियों को मारना शुरू किया। हुँ, और इसलिए कि उनके ज़हन में ये था कि भई देखें बिहारियों ने वोट नहीं दिया अवामी लीग को, ये अवामी लीग के मुखालिफ हैं। उस हुँ, वक़्त तो बांग्लादेश की बात शुरू नहीं हुई थी ना, उस वक़्त तो बात थी कि बंगालियों को वोट इन्होंने अवामी लीग को वोट नहीं दिया और ये फ़ौज के साथी हैं ये। हुँ, इस चक्कर में क्या हुआ कि जी उन्होंने सैकड़ों बिहारियों को मार दिया, औरतों को, बच्चों को, मकानात जला दिए। ये लेकिन ये बात है ढाका, चिटागांग और कुछ शहरों की। हम सैदपुर में थे और बिल्कुल महफूज़ थे, हमें तो पता भी नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सिलसिला चलता रहा, उसके बाद फिर नेगोशिएशन भी हुई, मुलाकातें भी हुईं और अल्टीमेटली फिर वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और 25 रात के जो मार्च की रात को जो है ना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया फ़ौज ने ढाका में। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोग बताते हैं और अब तो ख़ैर डॉक्यूमेंटेड है, किताबों में भी आ चुका कि ढाका में फ़ौज आई और टैंक आ गए, गोलियाँ चलीं और ज़ाहिर है कि जी कई 100 लोग या दर्जनों लोग मारे गए। जो जो अवामी लीग के एक्टिव लोग थे, स्टूडेंट्स से ढाका यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ। उसकी तो मैंने जी, जी। वीडियोज़ भी देखी हैं, जी, फ्रेंच टीवी की बनी हुई, उसमें जो वो कराची खुर्रम मुराद यूनिवर्सिटी। साहब की किताब जो है लम्हात, उसमें भी जी, जी, डिटेल लिखा हुआ है कि जी। बहुत बुरे हालात थे। वो कह रहे हैं जब मैं सड़क से गुज़रा, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये किसने किया है ये? बल्कि मैंने पूछा कि लोगों से तो बताया गया कि भई तो फ़ौज ने किया है ये। उसका रद्द-ए-अमल सर जो अनफॉर्च्यूनेट बात है देखें फ़ौज तो थी बड़े शहरों में ना, हुँ, बंगालियों ने उसका रद्द-ए-अमल किया छोटे शहरों में। और अप्रैल का महीना जो है ना, यानी पूरा अप्रैल जो है, वो छोटे-छोटे शहर थे, दिनाजपुर, संतहार और बहुत सारे शहर थे, जेसौर वगैरह, वो जनाब इन्होंने जो है ना, पूरी-पूरी आबादियाँ साफ़ कर दी। यानी हज़ारों हज़ार लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, खुला हो गया और छोटे जितने शहर थे, उन्होंने शहरों में 15-15 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग मार दिए अप्रैल में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है, जो सबसे बड़ा ज़ुल्म किया गवर्नमेंट ने, वो ये किया जो आज के नई नस्ल को पता होना चाहिए कि देखें सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि भाई पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान था और एक मशरक़ी पाकिस्तान था। मशरक़ी पाकिस्तान में जो उर्दू स्पीकिंग आबादी थी, बिहारी थे ज़ाहिर है 90% 95%, उन पर एक क़यामत ढा रही थी क़यामत कि जी 15-15 हज़ार लोग छोटे-छोटे शहरों में कत्ल कर दिए गए, बुरी तरीके से। यानी एक शहर ऐसा भी था कि वहाँ उन्होंने उर्दू स्पीकिंग लोगों को बुलाया और जो खाते-पीते लोग थे ना वहाँ के, उनको बुलाया गया। बाकायदा डीसी ने बुलाया, इजलास के बहाने, उन सबको जमा किया और एक कंचन नदी थी, वहाँ ले आके सबको कत्ल कर दिया और उन औरतों को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है हमारे मर्दों के साथ। औरतों को रेप, बच्चों का कत्ल मतलब वो क़यामत ढाई जो शायद आज गज़ा में जो जो सिलसिला चल रहा है, अब तो खैर बमबारी हो रही है, लेकिन वो मामला ये तो खैर यहूदी हैं, वो तो कलमा गो लोग थे। यानी अवामी लीग देखें ताज्जुब जो है ना ताज्जुब वो हमने बाद में कराची में भी देखा है, इंटीरियर में भी देखा है, यहाँ आने के बाद। ताज्जुब में आदमी अंधा हो जाता है। यानी मुसलमानों का कत्ल जो है ना, वो सबसे बड़ी बदकिस्मती है और 1971 के मार्च के एंड में और अप्रैल में
बहुत बहुत बड़े पैमाने पे कत्तो-गारत हुई है। अब ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर फ़ौज ने जा के उनको इलाकों में उनको भगाया और टेक ओवर करना शुरू किया। फ़ौज जहाँ-जहाँ पहुँचती गई, वो कंट्रोल करती गई। लेकिन क़यामत गुज़र चुकी थी। बदकिस्मती ये थी कि इन लोगों ने, मार्शल हुक्काम ने किया ये कि जी पाबंदी लगा दी मीडिया पे, यानी 25 मार्च की रात को ऑपरेशन हुआ और पाबंदी लग गई कि जी मशरक़ी पाकिस्तान से कोई खबर शाया नहीं होगी। सर आप 1971 के मार्च, अप्रैल के अखबारात निकालें, आप जसारत निकाल लें, आप जंग निकाल लें, आप डॉन निकाल लें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मशरक़ी पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लिहाजा ये ठीक है? एकतरफ़ा प्रोपेगेंडा इंडिया का और बीबीसी का वो वो लोग तो दुनिया से देखें देख ना, रहे और ज़ुल्म ये हुआ ना कि न सिर्फ ये कि लोकल पाकिस्तानी जो जो सहाफ़ी थे, उन पे पाबंदी लगा दी गई, बल्कि जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन थे, जो सहाफ़ी थे ना, उन सबको निकाल दिया गया वहाँ से। ना कोई मकामी सहाफ़ी रहा, ना कोई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी रहा। अब क्या हुआ, जो सहाफ़ी जिनको निकाला गया, वो चले गए कलकत्ता। जो बॉर्डर एरिया था, साथ था। जब वो कलकत्ता चले गए, तो अब उनको जो जो भी सोर्सेज़ थी, वो बंगाली अवामी लीग वाले खबरें देते थे। तो वो अवामी लीग वालों का मौक़िफ़ वो छापते रहे और दुनिया भर में खबरें फैलती रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ़ वो छापा, उन्होंने वहाँ छापा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेज़ी में कोई अखबार में कहानी आ रही है कि मशरक़ी पाकिस्तान में स्लॉटर हो रहा है ये, तो वो कौन पढ़ता है सर वो? उस ज़माने में इंटरनेट तो नहीं था ना। भई अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर या कहीं और कोई चीज़ छप रही है, तो पाकिस्तान में कितने लोग पढ़ सकते थे उसको? ये हुआ कि जी वो मशरक़ी पाकिस्तान में क़यामत बर्पा हो गई और यहाँ मग़रबी पाकिस्तान में ना सियासी लोगों को, ना मीडिया को, ना आम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। इसमें अगर किसी को कोई शक हो, तो सिर्फ़ जसारत अखबार की फाइलें निकाल के देख लें, एक खबर नहीं मिलेगी आपको। लगेगा हर तरफ चैन है, हर तरफ सुकून है, वहाँ क़यामत आ रही है, यहाँ सुकून चल बकौल हमारे अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब के कि मोहब्बत का ज़मज़म बह रहा है। उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। वो ये कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब, क्योंकि मैंने सर इस मौज़ू पे जो है ना सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। जो किताबें जी, अवेलेबल है जी, जी, उर्दू में, है। अंग्रेज़ी, वो मैंने सब तकरीबन पढ़ी हुई हैं। मैं जानना चाहता था, अब भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था। अब तो ख़ैर चीज़ें क्लियर हैं। तो हुआ ये कि अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब ने शायद कोई लेट 60s में ये मज़मून लिखे थे। वहाँ गए थे वो विज़िट पे। उन्होंने कहा था कि हाँ जी, यहाँ तो मोहब्बत है आपस में, और वाक़ई था ऐसा। लेकिन ये तो नफ़रत उस वक़्त बढ़ गई ना जब ऑपरेशन लॉन्च कर दिया फ़ौज ने और आपने उनको उनका हक़ नहीं दिया। भई देखें, वो अक्सरियत में थे, उनका हक़ था कि उनको हुकूमत दी आती। लेकिन मग़रबी पाकिस्तान के हुक्मरान और अशराफ़िया नहीं चाहते थे, और ये बात आज के दिन में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। आप हैरान होंगे तस्लीम भाई, मेरा ख़्याल से जमात इस्लामी में भी ना 1% लोगों को ये बात पता है। क्योंकि आम तौर पे जिन जिन जगहों पर ये बात लिखी गई है, वो लोग पढ़ते नहीं हैं। जमात इस्लामी की रुदात जो है, बल्कि रुदात से भी ज़्यादा जमात इस्लामी ने, एक ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी एक इकलौती पार्टी इस तरह की है ना, जो अपनी शूरा के इजलासों की रुदातें शाया कर रही है। अभी भी अब शायद 8वीं जेल तक तो मैंने भी पढ़ा है। आप हैरान होंगे कि लोग देखें ना, जमात इस्लामी ने, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी फ़ौज की हिमायत का फ़ैसला किया। तो वो फ़ैसला कैसे किया? मैं जो अब जाकर, यानी इस उम्र में जाके जब मैंने पढ़ना शुरू किया, स्पेशली शूरा की रुदातें, तो अंदाज़ा हुआ कि वो फ़ैसला कंप्लीट डार्क में किया गया, सही बात है। कंप्लीट डार्क में। जी, जी। और ये मैं नहीं कह रहा, जमात इस्लामी शूरा की रुदातों की जो किताब है ना, वो कह रही है। देखें, अमलन ये हुआ कि 1971 के मार्च में ऑपरेशन शुरू हुआ। जमात इस्लामी की शूरा का इजलास हुआ 71 के अगस्त में लाहौर में। अगस्त में ऑपरेशन हुआ है 25 मार्च को, किलिंग हुई है अप्रैल में ज़्यादा। शूरा का इजलास 71 में हुआ, 71 के अगस्त में। उसके शुरुआत में लिखा हुआ है कि जी वहाँ क्या हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता था। देखिए, हिमायत तो यहाँ से कर दी गई, रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान कर दिया गया कि फ़ौज के हुँ, साथ ताउन किया जाए। हुँ, ये बात है अप्रैल की, अप्रैल हुँ। के शुरू की। और मौलाना ने एक मज़मून लिखा है, ख़त लिखा है जो बाहर के हुक्मरानों को, उसमें उन्होंने कहा कि वो गद्दार, जो फ़ौज बता रही थी कि वो गद्दार है मुजीबुर रहमान, यही बयानिया जमात ने भी अपनाया, इसलिए कि जमात के ज़िम्मेदारान के तो वहमो-गुमान में नहीं होगा कि फ़ौज करना क्या चाह रही है या वहाँ हो सही। क्या रहा है वहाँ पर। अल्टीमेटली आपने ऑपरेशन की हिमायत कर दी, और उसके बाद जब अगस्त में इजलास हुआ, तो अगस्त में जो है ना, ये कहा गया है कि भई हमें तो कुछ पता ही नहीं था वहाँ का। हुँ, ठीक है जी। हुँ, हुँ। तो आपने कंप्लीट डार्क में फ़ैसला किया।
जिसका सबूत फिर बाद में और भी आता है। उसके बाद बहरहाल वो अल-बदर बनी, जो कुछ भी हुआ कि 1972 में जब पाकिस्तान टूट गया, शूरा का इजलास हुआ, तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें एक खिताब फरमाया। उस खिताब में उन्होंने कहा कि जी, जो मशरक़ी पाकिस्तान के हालात हैं, ठीक है जी, हमने हिमायत की फ़ौजी ऑपरेशन की, इसलिए कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, और पाकिस्तान ज़ाहिर है एक बड़ा मुल्क था और इंडिया इसमें इन्वॉल्व था, और मुजीबुर रहमान जो है, वो उसको चाहिए था कि वो इंतज़ार करता। अल्टीमेटली तो सर वो अक्सरियत में था, उसको प्राइम मिनिस्टर बन जाता पूरे पाकिस्तान का, लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया और उसके लोगों में से कुछ शिद्दत पसंद थे। लेकिन आप हैरान होंगे, हैरान, कि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें फरमाया कि अब जब हम सारे हालात का जायज़ा लेते जी, तो हैं, वापस आ जाओ। तो हमें नहीं सर, उन्होंने जो अल्फ़ाज़ कहे हैं ना, वो तो लोगों के लिए हैरान-कुन होंगे शायद। हुँ, और मैं एक दावत देता हूँ लोगों को कि भई वो शूरा की रुदादें मौजूद हैं, शाया-शुदा, वो पढ़ लें। मौलाना ने फरमाया कि अब जब हम हालात का जायज़ा लेते हैं, तो हमें महसूस होता है कि ये लोग यानी ये लोग तो उस वक़्त हुक्मरान थे ना, हुँ, हुक्मरान तो हुँ, फ़ौज हुँ, थी। हुँ। ये लोग धकेल कर मशरक़ी हिस्से को अलग करना चाहते थे। यानी ये इल्ज़ाम कि खुद हमारे जनरल्स ने, हमारी अशराफिया ने मुल्क को तोड़ा, ये इल्ज़ाम 1972 की फरवरी में खुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी की शूरा में लगाया। जो आज हामिद मीर साहब कहते हैं ना, और बहुत से लोग कहते हैं इशारतन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस शख्सियत ने लगाया, उस पार्टी ने लगाया, उस पार्टी के अमीर ने लगाया, जिसने सिर्फ़ चंद महीने पहले तक वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे। लेकिन जब उनके सामने क्लियर पिक्चर आ गई, गुलाम आज़म साहब भी थे इत्तेफ़ाक से उस शूरा में, तो उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। उन्होंने किसी खुदा ना ख़ास्ता इससे काम नहीं लिया कि वो ख़ामख़ा में अपने उस गलती को डिफेंड करें और ये कहें कि नहीं जी, हमने तो फ़खरिया हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये खुद अलग करना चाह रहे थे। ये तारीख़ का वो तारीख़ तरीन पहलू है, जी, जिससे कोई वाकिफ़ नहीं है। इसलिए कि देखें, शूरा की रुदात कौन पढ़ता है सर? आप आगे पढ़ेगा क्या? तो लेकिन पढ़ना चाहिए। देखें, सच्ची बात ये है, एक दफ़ा डॉक्टर महमूद गाज़ी साहब एक लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि तारीख़ सबसे अहम चीज़ होती है। तारीख़ से वाक़िफ़ होना चाहिए। सही तारीख़ का मुताला करना चाहिए, ख़ास तौर पे हुक्मरानों को तारीख़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए। जिस आदमी को तारीख़ मालूम नहीं होती है, फिर वो जो है ना, उसका कोई हाल नहीं होता, कोई मुस्तक़बिल नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख़ को ही गलत पढ़ा दिया गया है बदकिस्मती से। सैदपुर तो क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग का डोमिनेटिंग एरिया था, वहाँ ज़्यादा आबादी, अक्सरियती आबादी थी ना। मेरे जो मंझले भाई हैं, वो भी ईस्ट पाकिस्तान जो सिविल आर्म फोर्सेस बनी थी, उसमें चले गए थे। वो तो हर एक को भर्ती किया जा रहा था, ज़बरदस्ती भी, कि भई सब नौजवान चले जाएँ, पाकिस्तान ज़ाहिर है खतरे में था। तो वो वहाँ चले गए थे, उसके बाद मुख्तलिफ महाज़ों पे रहे, जिस महाज़ पे रहे उनकी जो कंपनी थी, उस कंपनी में शायद चंद अफ़राद बच पाए थे। इंडिया ने जब अटैक किया, मुक्ति बाहिनी ने अटैक किया, तो मेजॉरिटी वो तनख्वाह लेने के लिए हमारे शहर आए हुए थे अपने कंपनी की, तो उस चक्कर में उनकी बचत हो गई, वरना उनका नाम भी शहीदों में होता। बहरहाल उसके बाद सर हालात बड़े ख़राब हो गए। जब कब्ज़ा हो गया ना, इंडियन फ़ौज आ गई, उनमें से इत्तेफ़ाक से कोई बिहार रेजिमेंट के लोग भी थे, तो मेरे वालिद साहब थे, मौलाना मतीन हाशमी साहब थे, ये लोग उनके पास गए और उनसे बात की कि भई देखें, मुक्ति बाहिनी अगर आ गई तो स्लॉटर हो जाएगा। तो आप लोग शेल्टर दें। हमारे भाई बताते हैं, वालिद साहब बताते थे कि वो काफ़ी समझदार लोग थे। उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप बेफ़िक्र रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैदपुर में एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वहाँ कुछ स्कूल बन गए, रेड क्रॉस आ गई। बाद लोग मुझे कहते हैं कि भई आपको सोशल वर्क का शौक कैसे हो गया? हुँ, तो मैं इसमें बता दूँ आपको कि हुआ ये कि जिन शहरों में ज़्यादा कत्ल-वारत हुई थी, जिन शहरों में ना बिहारी कम थे और बंगाली मेजॉरिटी में थे, वहीं ज़्यादा मसला हुआ था। वहाँ से लोग जो है ना सैदपुर की तरफ आना शुरू हो गए। हुँ, कुछ के लोग शहीद हो गए थे, कुछ के ज़ख्मी थे, कुछ बच गए थे। हमारे दूर-दूर के रिश्तेदार जिनको हम जानते भी नहीं थे, सच्ची बात ये है, बहुत सारे लोग हमारे घर में आ गए। अब मैं तो छोटा था, लेकिन बहरहाल मेरी याददाश्त में है कि हमारे घर में अचानक से बहुत सारे लोग रहने लग गए। हुँ, हमारे बंगले के साथ ना 2 मुलाज़मीन के क्वार्टर्स थे बड़े-बड़े, कुछ लोग वहाँ रहना शुरू हो गए, कुछ हमारा हमारा जो ड्राइंग रूम जैसा एक बड़ा-सा कमरा था, उसमें मस्जिदों की तरह ना सफ़े लगे तिरपाल की, ब्राउन कलर की तिरपाल थी। मेरे ख़्याल से उसमें 70-80 लोग तो सोते होंगे, मर्द उसमें सोते थे, अलग-अलग कमरों में जो है ना। ख़वातीन। फिर हमारी वालिदा जो थीं, वालिद साहब, हम सब लोग जो है ना, उन्होंने क्या किया, अब अल्लाह ताला ने बरकत दे दी।
जो कुछ बचा-खुचा था ना सर, ज़ेवरात थे, ये बेचो, वो बेचो, बस किसी तरीके से 2 वक़्त का खाना का इंतज़ाम हो जाए और वो सब लोग भी कुछ ना कुछ लेकर आए हुए थे थोड़े बहुत। तो हुँ। मिला-जुला कर जो है ना काफ़ी सालों तक जो है, यानी वहाँ रहे वो सब लोग और एक ख़ानदान, एक समझ लें कि हमारा घर जो था, वो एक ऐसा मरकज़ बन गया कि सब लोग जनाब वहाँ रह रहे होते थे और खाना पक रहा है इज्तिमाई तौर पे काफ़ी ज़्यादा और रहते रहे। तो वो फिर एक बड़ा ज़ाहिर है मेरे ऊपर ये बड़ा असर हुआ बल्कि हमारी फ़ैमिली में हर एक के ऊपर कि मुश्किल वक़्त में जो है ना लोगों के साथ किस तरह से किस पेश तरह आना पेश आते चाहिए। हैं?